मोस्ट कॉमन लोकेशन तकरीबन 75% जो होती है वो परसेंट्स के अंदर जो होती है वो रिट्रोसीली होती है। तो आपने कहना मोस्ट कॉमन ये होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं जनाब लीस्ट कॉमन, क्या होती है आपकी एक तरह का लीस्ट कॉमन। उसके बाद आती है ये वाली जो है ना आपकी पेल्विक। अगर क्वेश्चन दो तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइम क्वेश्चन कैसे पूछा गया था मैं आपको आंसर बता देता हूँ। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस तरह पूछा गया था कि हाँ जी जनाब सबसे कम जो आपके अपेंडिक्स की लोकेशन होती है वो कहाँ पर होती है। तो आपने कहना है पेल्विक रीजन। कौन सी रीजन होती है आपका, पेल्विक रीजन होता है। जो पेल्विक रीजन होता है वहां पर आपकी जो अपेंडिक्स होती है उसकी लोकेशन सबसे कम होती है, जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और लास्ट टाइम ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था कि मोस्ट लीस्ट लोकेशन, ठीक है, यानी कि वो लोकेशन जो सबसे कम होगी तो वो आपने क्या कहना है पेल्विक। इसके साथ एक और आंसर आ सकता, क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन सा, मोस्ट डेंजरस लोकेशन कौन सी होती है। मोस्ट डेंजरस लोकेशन कौन सी होती है, तो वो भी आपने क्या कहना है कि ये कौन सी होती है आपकी अपेंडिक्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स जो होता है ये आपकी बॉडी के अंदर एक छोटा सा आर्गन होता है। इसका काम क्या होता है, एक तरह के वेस्ट मटेरियल के साथ और लिम्फोइड ऑर्गन्स के तौर पर ये काम करता होता है, ठीक हो गया। ये वर्मी फॉर्म्स की तरह, वर्म्स की तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे वर्म्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी जो मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होती है वो कौन सी होती है। आपने कहना है कि जो मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है वो होती है जनाब आपकी रिट्रोसील। ये भी आपका एक एमसीक्यूज है, ठीक हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब सबसे कम जो आपके अपेंडिक्स की लोकेशन होती है वो कौन सी होती है, तो आपने कहना है कि वो कौन सी होती है आपकी एक तरह की पेल्विक वाली होती है। अगर ये एमसीक्यू हो जाएगा मोस्ट डेंजरस जो लोकेशन होती है वो कौन सी होती है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये कौन सी होती है आपकी एक तरह का पेल्विक वाली ये भी होती है। अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट इमरजेंसी कंडीशन कौन सी होती है, क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक हो गया। क्वेश्चन के अंदर ना कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, इनमें से सबसे मोस्ट इमरजेंसी जो कंडीशंस होगी, ठीक हो गया, ये कौन सी है, सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन, मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन। क्वेश्चन इस तरह आता है अक्सर। और उसके बाद पता क्या था, इसका मतलब क्या है, वो ये कहते हैं कि ऐसी ये इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको बहुत जल्दी इसका ऑपरेशन करना चाहिए, मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन कौन सी है। तो ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो है अपेंडिसाइटिस। क्या है आपका, अपेंडिसाइटिस, ठीक हो गया। ऑप्शन के अंदर कुछ और भी कह सकते हैं, वो कह सकते हैं ड्यूडिनल अल्सर, वो कह सकते हैं पेप्टिक अल्सर, वो कह सकते हैं गैस्ट्राइटिस, वो कह सकते हैं क्रोन डिजीज। लेकिन आपने इसका जो आंसर लगाना है वो कौन सा लगाना है, आपका अपेंडिसाइटिस का लगाना है। कभी आपने देखा हो कि किसी बंदे को अपेंडिसाइटिस हुई हो और डॉक्टर कहे कि आराम से बैठे रहो, कोई मसला नहीं है, कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी किसी बंदे का फॉर एग्जांपल उसको अपेंडिसाइटिस होती है तो डॉक्टर हमेशा जल्दी में क्या कहता है, भाईजान इसको डॉक्टर्स के पास भेजो और इसका जल्दी जल्दी में क्या करना है, हमने ऑपरेट करना है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर आता है मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन, तो आपने क्या कहना है, अपेंडिसाइटिस की जो होगी वो मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन होगी। ये अक्सर आपका एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं कि ये अपेंडिसाइटिस होता क्यों है, इसके कॉजेज कौन कौन से हैं, हम इस वाले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, ठीक हो गया। देखें, इसके जो कॉजेज हैं, इसके होते हैं दो तरह के कॉजेज, मतलब कि इसको अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, और अब हम आगे आते हैं कि कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस। कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस, कि आपके अपेंडिसाइटिस के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। देखें, एक बात का आपको पता होना चाहिए कि आपके अपेंडिसाइटिस के दो तरह के मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं। एक होती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, एक कौन सी होती है, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, ठीक हो गया। एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, कौन से होते हैं आपके, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। मेरी बात को आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज इसका मतलब क्या है। देखें, फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझें कि ये जनाब इस तरह ये वाला एक इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं कि ये एक तरह का अपेंडिक्स है। इसको आपने समझना है कि ये अपेंडिक्स वाला हिस्सा है। जस्ट आप इस तरह इमेजिन करें कि ये वाला हिस्सा क्या आपका एक तरह का अपेंडिक्स है, ठीक है। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में क्या होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जब यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, अब मुझे आप लोगों ने बताना, जब यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो ये बताएं कि इसका जो ये वाला जो ल्यूमन होगा वो साइज में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इतना बताएं जी।
जो ल्यूमन होगा वो साइज में बढ़ेगा, ल्यूमन जो होगा वो डायलेट हो जाएगा। जब इसका ल्यूमन डायलेट होगा तो आपने ये कहना है कि जो इस तरह, ये इस तरह हो जाती है, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाती है, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो जैसे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ल्यूमन डायलेट होगा, जैसे ल्यूमन डायलेट होगा, तो अब नेक्स्ट आपने थोड़ा सा गौर करना है कि इसके साथ जो ब्लड वेसल जो सप्लाई दे रही थी अपेंडिक्स को, समझ आ रही है, क्या वो सही तरह अपेंडिक्स को ब्लड की सप्लाई दे सकेगी? ब्लड को सही, ब्लड की जो सप्लाई होगी वो अपेंडिक्स को इम्पेयर्ड हो जाएगी, सही तरह नहीं जा सकेगी, ठीक हो गया। और ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो सब्सटेंस है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा कि इसके नतीजे में आपने ये कहना है कि ये सबसे पहले ब्लड की जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, एक तरह की सही तरह नहीं होगी। और मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी होती है? जो मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो होती है फीकोलिथ। कौन सी होती है आपकी? फीकोलिथ होती है। मतलब कि जो फीसिस होते हैं वो ही एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन पास करवा देते हैं। जो आपके फीसिस होते हैं वो यहाँ पर आए, ठीक होगा, जैसे यहाँ पर फीसिस आते हैं वो यहाँ पर क्या करवा देते हैं, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देते हैं। जैसे यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में जनाब सिंपल सी बात है कि जो यहाँ से ब्लड सप्लाई जा रही होती है इस तरह, अब वो ब्लड सप्लाई सही तरह नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये जो अब जो ल्यूमन होता है ये डायलेट हो जाता है, ये खुल जाता है। जब ये ल्यूमन डायलेट होता है तो ये ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल जा रही होती है इसको एक तरह का साइड पर करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई है वो अपेंडिक्स को सही तरह मिलती नहीं। जब ये ब्लड की सप्लाई अपेंडिक्स को सही तरह मिलेगी नहीं, एक क्या होगा, एक तो इसकी इंजरी हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा ये है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव सब्सटेंस क्या करवा रहा है, एक तरह की इन्फेक्शन काज करवा रहा है, इसकी इन्फ्लामेशन काज करवा रहा है। तो जब आपकी इन्फ्लामेशन होती है अपेंडिक्स की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। दूसरा बात आपने क्या याद करनी है, देखें फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फीसिस होते हैं उनके अंदर आपके बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर हमारे पैथोजेंस होते हैं, ठीक होगा। जो भी फीसिस होती है उनके अंदर क्या होगा, एक तरह के पैथोजेंस होंगे, उनके अंदर क्या होंगे, एक तरह के, मतलब कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि फीसिस के अंदर क्या होते हैं, एक तरह के पैथोजेंस होते हैं। अब देखेंगे जो फिकोलिथ कंडीशंस हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को फिकोलिथ की कंडीशंस हो गई, जब ये फिकोलिथ की कंडीशंस होंगी तो यहाँ पर तो पैथोजेंस भी हैं, तो जो यहाँ पर पैथोजेंस हैं वो यहाँ पर ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब कि यहाँ पर फीसिस जो होंगे इसके अंदर क्या होते हैं, आपके एक तरह के पैथोजेंस होते हैं। जब ये पैथोजेंस यहाँ पर हैं तो ये क्या करते हैं, एक तरह के ग्रो करते हैं। जब ये ग्रो करते हैं तो ये पैथोजन क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरह की इन्फेक्शन काज करवा देंगे। जब ये इन्फेक्शन होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का अपेंडिसाइटिस हो गया। अभी इन्फ्लामेशन हो रही है ना, तो हमने इसको क्या कहना है, एक तरह की अपेंडिसाइटिस हो गया। तो अपेंडिसाइटिस के अंदर आपको मेन जिन चीजों को पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि दो तरह के कॉज होते हैं मेन। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज और एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में जो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो कौन सा होता है, आपका फिकोलिथ होता है, ये आपका पता होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूएसएमएलई स्टेप टू सीके, जो आपकी यूएसएमएलई स्टेप टू सीके है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया जो होता है ये जनाब आपका कॉज है। अगर तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा यूएसएमएलई का टेस्ट दे रहा होगा तो आपने लगाना है कॉज लिम्फोइड कॉज, ठीक हो गया। यानी कि लिम्फ नोड यहाँ पर जो होती हैं वो जनाब बहुत साइज में बढ़ जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप टीएमसी का टेस्ट दे रहे हो तो फिर आपने लगाना है फिकोलिथ जो है वो है जनाब, फिर आपने ये आंसर लगाना है। अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस, अगर आप दे रहे हो जनाब कौन सा टेस्ट, आप यूएसएमएलई का टेस्ट दे रहे हो तो फिर आपने लिम्फोइड वाला ऑप्शन लगाना है। अगर फॉर एग्जांपल आप एनएलई का टेस्ट दे रहे हो तो आपने फिकोलिथ लगाना है, ठीक है। तो आंसर इस तरह कभी कभी आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता चला कि कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि हाँ जी जनाब फॉर एग्जांपल ये आपकी अपेंडिक्स है, ये इस तरह आपके जा रही है और ये आगे वाला हिस्सा आप समझे कि ये अपेंडिक्स वाला है, ठीक हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ये ल्यूमन जो होगा अब उतना नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, इतना डायलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। और जो फीसिस होते हैं उसके अंदर तो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे। जब बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो वो इसको इन्फेक्शन काज करवाएंगे, एक इस तरह। दूसरा क्या है, दूसरा ये कि सिंपल सी बात है कि जो ब्लड की सप्लाई है वो सही तरह जा नहीं रही, क्योंकि अपेंडिक्स को सही तरह ब्लड की सप्लाई इंपेयर्ड हो गया, मिल नहीं रही, तो इस वजह से क्या होगी, आपकी अपेंडिसाइटिस हो जाएगी। दूसरा कौन सा कॉज होता है ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपका जो दूसरा कॉज होता है, आप ट्यूमर कह सकते हो। अगर किसी बंदे को ट्यूमर हो गया, ठीक है, तो फिर भी तो हो सकता है कोई बच्चा बताना चाहे कि हाँ जी जनाब कौन सी ट्यूमर जो होगी वो जनाब आपकी एक तरह की वो क्या करवाती है, ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा सकती है। कार्सिनॉइड ट्यूमर कौन सी होती है आपकी, कार्सिनॉइड ट्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। कार्सिनॉइड ट्यूमर जो होती है वो क्या काज करवाती होती है, आपकी एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाती है। आपके एमसीक्यू आता होता है कि ये आपकी ट्यूमर हो गई। नंबर थर्ड क्या होता है, और कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, आपने देखा है ना कि जो वर्म्स होते हैं उनके साइज कितने बड़े होते हैं, जो वर्म्स होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं। तो अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक तरह की अपेंडिक्स का ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक होगा। जैसे ये अपेंडिक्स का ये वाला स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर आगे जनाब आपके वर्म्स,
जैसे ये वर्म्स होंगे, वर्म्स साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो ये वर्म्स क्या कर देंगे, एक तरह के ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देंगे। जब ये ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देंगे, वर्म्स खुद भी डैमेज करेंगे, और दूसरा क्या होगा कि ये जो ब्लड वेसल होगी ये डायलेट होगी, यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई इस तरह जा रही होगी वो सही तरह यहाँ पर ब्लड की सप्लाई दे नहीं सकेगी अपेंडिक्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर इन्फेक्शन होगी। तो आपने मोस्ट जो चीजें आपने अपनी माइंड में रखनी है वो कौन सी हैं, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, जो अपेंडिसाइटिस होती है वो किस वजह इन्फ्लेमेशन हो जाती है अपेंडिक्स की, और उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का अपेंडिसाइटिस कहते हैं। उसके बाद आपने कहना है इसके दो तरह के मोस्ट कॉमन कॉज है। आपने कहना है कि एक जो कॉज होता है उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, और एक कौन सा होता है आपका नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में आपने कहना है कि सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो होता है आपका फीकोलिथ। क्या होता है आपका, एक तरह का फीकोलिथ होता है। उसके बाद आपने कहना है कि ट्यूमर भी हो सकता है। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि लिम्फोइड्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दे रहे हो टेस्ट कौन सा आपका यूएसएमएल का, तो आपने किसके ऊपर जाना है, आपने जाना है इसके ऊपर, ये आपका आंसर होना चाहिए। अगर आप एनएलई का टेस्ट दे रहे हो तो आपने जाना है एंटीकोलिक के ऊपर। अच्छा जी, और कौन से हो सकते हैं, और जो हो सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपके एज अ कॉज बनते होते हैं वो होते हैं एज अ इन्फेक्शन। तो कौन इन्फेक्शन काज करवा सकता है, भाईजान वायरस हो गया अगर किसी बंदे की बॉडी में, या बैक्टीरिया हो गया। तो बैक्टीरिया और वायरस क्या होंगे, ये जनाब आपके क्या करेंगे, एक तरह के अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन काज करवा सकते हैं। लेकिन ये कम काज करवाते हैं, जो ज्यादा काज करवाता है वो यही काज करवाता होता है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं ब्लड सप्लाई टू अपेंडिक्स, क्योंकि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कुछ कॉजेज कर रहे हैं, ये सारा कुछ है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे कि अपेंडिक्स की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कैसे होती है, क्योंकि इसके अंदर भी लास्ट टाइम एमसीक्यूज आया हुआ था। लास्ट टाइम अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई से एमसीक्यू देखा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कि अपेंडिक्स की जो ब्लड सप्लाई है वो कौन सी है। ब्लड सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स, इसमें से भी आपका एक एमसीक्यू अक्सर आ जाता है। तो देखें, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम ये देखते हैं कि ये आपका एक तरह का हार्ट है, ठीक होगा, ये हार्ट से इस तरह एओर्टा नीचे आ गया, ठीक होगा। जब ये एओर्टा नीचे आता है इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा, क्या कहते हैं, एक तरह का, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या होगा, एक तरह का एब्डोमिनल एओर्टा। क्या होगा आपका, एक तरह का एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक हो गया। एब्डोमिनल एओर्टा जो होता है इसमें से एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम होता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। क्या नाम होता है उसका, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आपकी निकली आपके किधर से, आपके एब्डोमिनल एओर्टा से। तो आपने कहना है कि इसकी एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, एसएमए। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से आपकी एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम होता है इलियोकोलिक आर्टरी। क्या नाम होता है आपका, इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी की जो ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर आर्टरी, हो गया। ये अपेंडिकुलर आर्टरी जो होती है ये किसको सप्लाई कर रही होती है, आपके अपेंडिक्स को कर रही होती है, ठीक हो गया। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि जो अपेंडिकुलर आर्टरी होती है वो जनाब किसको सप्लाई करती है, आपके अपेंडिक्स को सप्लाई करती है। लास्ट टाइम जो एमसीक्यूज आया था वो मैं वर्ड्स टू वर्ड्स आपको बता देता हूँ, किसी किसी बुक में पता क्या लिखा हो, इलियोकोलिक की ब्रांच लिखी हुई, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक हो गया। अगर आप याद करना चाहें तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सिकल आर्टरी, पोस्टीरियर सिकल आर्टरी, ठीक होगा। ये याद करना चाहें तो ठीक है, वरना इतना ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि इलियोकोलिक आर्टरी से इलियोसिकल आर्टरी भी निकलती होती है, ठीक है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था, उन्होंने ये पूछा था कि जो अपेंडिकुलर आर्टरी होती है वो किसकी ब्रांच होती है, तो आपने कहना वो इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच होती है। ये आपका एमसीक्यूज है, ठीक हो गया, कि आपका ऐसी कौन सी ब्रांच होती है, आपकी अपेंडिकुलर आर्टरी जो होती है वो किसकी ब्रांच होती है, तो आपने किसका कहना है कि वो जनाब आपकी एक तरह की इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो कैसी होती है। आपने कहना है कि सबसे पहले जो आता है वो कौन सा है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सबसे पहले कौन सी होती है आपकी, एक तरह की सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के बाद आपकी जो आर्टरी आती है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह की इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी के बाद आपकी जो आर्टरी बनती होती है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सिकल आर्टरी। अगर आप याद करना चाहें तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद आप क्या कह सकते हो कि इसके बाद क्या आती है आपकी अपेंडिकुलर आर्टरी, और अपेंडिकुलर आर्टरी किसको सप्लाई करती है, आपके अपेंडिक्स को सप्लाई करती है। अगर पूछा जाए कि अपेंडिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है तो आपने क्या कहना है, इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच है। तो ये अक्सर एमसीक्यू आपका पूछा जाता है, ठीक होगा। लास्ट टाइम सेम टू सेम ये एमसीक्यू आया हुआ था कि हाँ जी जनाब आपके अपेंडिक्स को कौन सप्लाई करता है, तो आपने कहना इलियोकोलिक आर्टरी सप्लाई करती है। हम आगे आ जाते हैं, आगे कौन से पॉइंट्स हैं जी, ठीक हो गया। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे कि था पहले से अच्छा जी, तो अब हम आते हैं आगे देख लेते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए क्लिनिकल फीचर्स।
क्लिनिकल फीचर्स के आपके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए जी, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये जनाब इस तरह एक बंदा इस तरह है, ठीक हो गया जनाब, ये जनाब इस तरह पॉइंट है। अगर हम ये कंसीडर करें कि उसका ये अम्बिलिकस है, उसका क्या एक तरह का ये अम्बिलिकस है, ठीक हो गया, और उसका एक तरह का एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये वाला है। कौन सा है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये वाला, इसको हमने कहना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक हो गया। अम्बिलिकस ये है। आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स की जो पेन होती है हमेशा हमेशा अम्बिलिकस से आपके इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की तरफ आती है। कहाँ आती है आपके? मतलब कि आपके एक तरह की अम्बिलिकस से वो स्टार्ट होती है और वो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की तरफ आ रही होती है। अब मुझे ये बताना है कि ये पेन आपकी माइग्रेट कर रही है कि नहीं कर रही? शाबाश, ये बताइएगा जी, आपकी ये जो पेन है ये एक तरह की माइग्रेट कर रही है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाली जो पेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का माइग्रेटरी पेन। नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लिनिकल फीचर्स में आपको पता होना चाहिए कि जो पेन होती है वो कौन सी होती है? आपकी माइग्रेटरी पेन, यानी कि जो पेन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह भाग के जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, इसके साथ बंदे को एनोरेक्सिया होता है। क्या होता है? एक तरह का एनोरेक्सिया होता है, ठीक हो गया। इसके साथ क्या होता है? एक तरह का नोजिया। उसके बाद क्या होता है? आपके एक तरह का वॉमिट, ठीक हो गया। नोजिया, वॉमिट, एनोरेक्सिया, ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है, कि इसके साथ क्या होगा? एक तरह का एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वॉमिट होंगे, ठीक हो गया। और इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल कभी भी क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाए कि हम जनाब ये तो क्लिनिकल फीचर्स है ना कि पेशेंट्स जो होगा वो किस तरह आएगा, उसके अंदर हमने क्या देखना है, तो आपने ये बातें लाजमी बतानी है। क्यों? अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही आता है। पता है कैसे क्वेश्चन आता है? कि एक पेशेंट है वो जनाब आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, जिसके अंदर जो पेन होती है वो जनाब आपके अम्बिलिकस से राइट इलियक फोसा की तरफ माइग्रेट कर रही है, और वो यानी कि एनोरेक्सिया और वोमिट के साथ प्रेजेंट करता है। तो आपने कहना है वो कौन सा? आपका अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट वेट कीजिएगा यार। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो मेन बात आप लोगों को पता होनी चाहिए वो कौन सी है? आपने कहना है कि सबसे पहले आपकी जो पेन होती है वो कहाँ होती है? आपने कहना है कि ये पेन होती है जनाब आपके राइट इलियक फोसा में। कहाँ होती है? आपके राइट इलियक फोसा में, ठीक हो गया। आप इसको राइट इलियक फोसा के नाम से भी बता सकते हो, इसका आप दूसरा नाम ले सकते हो राइट लोअर क्वाड्रेंट के नाम से भी बता सकते हो, ठीक हो गया। फिर आपने कहना है कि पेन जो है वो माइग्रेटरी पेन है, ठीक हो गया। माइग्रेटरी पेन कैसे है? कि वो अम्बिलिकस से स्टार्ट होती है और वो कहाँ जाती है? इधर आती है। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर आए कि ऐसी कौन सी पेन है जो कि जनाब आपके अम्बिलिकस से स्टार्ट होती है और वो आपकी इधर आ रही है, तो आपने पता कहना है, आपने कहना वो जनाब अपेंडिसाइटिस की पेन है, ठीक होगा। साथ उसको एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वॉमिट होगी, और साथ ये फीवर की हिस्ट्री भी लिखने, क्योंकि ये इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है? एक तरह का फीवर भी होता है। अच्छा, ये वाले जो क्लिनिकल फीचर्स है ना, ये तो आपने रखने हैं फिंगर टिप्स पे, जो भी मैंने बताए हैं। कौन से? आपके माइग्रेटरी पेन, उसके बाद एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिट, ये वाले जो पॉइंट है ये आप लोगों ने फिंगर टिप्स से ऊपर रखने। आगे वाले जो कुछ पॉइंट्स है जो भी मैं बताने लगा हूँ वो अगर याद कर लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी याद करना तो आप लोगों की अपनी मर्जी है। वो कौन कौन से? ठीक है, कि ये जो पेन होती है, पेन जो होती है, पेन एग्रीवेटेड बाय मूवमेंट। जब कोई बंदा थोड़ी बहुत हरकत करता है तो पेन ज्यादा हो जाती है, और उसके बाद पेन जो होती है वो रिलीव होती है, पेन रिलीव्ड बाय लाइंग डाउन। मतलब कि जब कोई बंदा लेटता है तो उसकी पेन कम हो जाती है। मतलब आपने कहना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है वो जनाब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, उसकी जो पेन है वो जनाब आपकी एक तरह की अम्बिलिकस से स्टार्ट होती है, राइट इलियक फोसा में जा रही है, साथ उसके एनोरेक्सिया, नोजिया और वॉमिट है, ठीक हो गया। तो आपने क्या कहना है कि वो अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है। उसके बाद वो कहता है कि हाँ जी जनाब, ऐसे पेशेंट के अंदर जो पेन है जब वो थोड़ी बहुत मूव करता है तो उसके अंदर पेन बढ़ जाती है, जब वो आराम से लेटता है तो उसके अंदर पेन कम हो जाती है। इसके साथ आगे वाले जो 2 पॉइंट्स मैं बताने लगा हूँ ये आप लोग याद कर लो, ठीक है। अगर ना भी याद करो तो इतना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अब आप लोगों ने ना थोड़ा सा अब सोच के बताना है। देखें फॉर एग्जांपल ना, ये आपका स्टोमिक है, ठीक होगा, ये स्टोमिक और ये आपकी इस तरह दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक होगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होता है? आपका ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम होता है ना। फॉर एग्जांपल ड्यूडिनम ये हो गया, जूजिनम ये हो गया, इलियम ये हो गया, ठीक है। इलियम और सीकम के साथ यहाँ पर इस तरह अपेंडिक्स होती है, यहाँ पर इस तरह अपेंडिक्स होती है, ठीक हो गया। अब ये इस तरह अपेंडिक्स होगी और इसके साथ ऊपर क्या होता है? एक तरह का मतलब कि इस तरह जनाब स्टार जो होता है उसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलन, इस तरह, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, ठीक हो गया। इसको जो नीचे की तरफ आता है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलन, और जो इस तरह जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का सिग्मोइड कोलन, और फिर रेक्टम इस तरह जा रहा है। यानी कि ये क्या होता है? एक तरह का मतलब कि आप इस तरह देख लेते हैं कि ये जनाब किस तरह होता है। उसके बाद आपका एक तरह का रेक्टम और इस तरह होता है एनल कनाल, ठीक हो गया। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा।
जब आप लोगों का एक तरह का इन्फेक्शन हो जाएगी आपकी अपेंडिक्स की, ये डायलेट होगा कि नहीं होगा, ये बताइएगा जी। ये डायलेट होगा। जब ये डायलेट होगा तो ये जनाब इस तरह डायलेट हो रहा है, ठीक होगा। जब ये डायलेट हो रहा है ना एक तरह का, ठीक होगा, ये डायलेट हो रहा है जनाब, इस तरह डायलेट होता है। उसके बाद ये जनाब लगता है सीधा किसके साथ, आपके रेक्टम के साथ लगता है, रेक्टम के साथ लगता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा आपने गौर करना है। सोचें कि अगर स्टूल है यहाँ पर, अगर फीसिस है यहाँ पर, ठीक है, फीसिस इधर है, अगर ये यहाँ इसके ऊपर प्रेशर कर रहा है, इसकी वजह से डायरिया होगा कि नहीं होगा? डायरिया हो सकता है ना। यानी कि ये जो स्टूल इधर है ये जनाब पास करेगा, ठीक हो गया, पास करेगा। दूसरा क्या हो सकता है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्रेशर इधर पुश कर रहा है, इधर प्रेशर पुट कर रहा है, ठीक होगा। जब ये प्रेशर पुट कर रहा है तो ये जनाब साथ भी तो हो रहे हैं, इस तरह मिल भी तो रहे हैं। तो जो आगे वाला जो स्टूल हो वो पास भी नहीं करेगा, ठीक होगा, जो स्टूल होगा वो पास भी नहीं करेगा, क्योंकि ये आपस में लग रहे हैं। जब ये आपस में लग रहे हैं, स्टूल पास नहीं करेगा, तो इसकी वजह से होगा आपकी कॉन्स्टिपेशन भी होगी। तो आपने ये कहना है कि अपेंडिसाइटिस का जो पेशेंट होता है उसके अंदर डायरिया भी हो सकता है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ज्यादा कौन सी होती है, तो आपने कहना है कॉन्स्टिपेशन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि ये किसको करता है, आपके जीआई ट्रैक्ट जो होता है उसको भी जनाब इरिटेट करता है। और कैसे कि ये जनाब रेक्टम के साथ लग रहा होता है, और इसके साथ क्या होता है कि एक तरह का कॉन्स्टिपेशन करता है। अच्छा, और ये क्या करता है, और ये इस तरह काम करता होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसके ना आगे, ये जहां पर ये है ना फॉर एग्जाम्पल रेक्टम है, इसके बिल्कुल आगे, इसके फ्रंट के ऊपर इस तरह होता है ब्लैडर। क्या पड़ा होता है, इस तरह ब्लैडर पड़ा होता है इसके फ्रंट के ऊपर, ठीक होगा, जिससे जनाब आपका यूरिन आ रहा होता है, ठीक हो गया। अब देखें, जब ये ब्लैडर यहाँ पर पड़ा होता है तो समटाइम ऐसे होता है कि ये जो आपकी अपेंडिक्स होती है वो ब्लैडर के ऊपर पुश करती है। क्या करती है, ब्लैडर के ऊपर पुश करती है। और समटाइम ऐसे होता है कि अपेंडिक्स की वजह से ब्लैडर के अंदर इंफेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बर्निंग मिक्चुरेशन होती है। कौन सी होती है आपकी मिक्चुरेशन, बर्निंग मिक्चुरेशन होती है। ये आप लोगों को 2 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। अगर ये 2 पॉइंट्स याद कर लोगे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद होते तो फिर भी इतना कोई वो वाला हिसाब नहीं है कि आपका पीएमसी का एग्जाम इन 2 पॉइंट्स की वजह से रुक जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अगर ये याद कर ले तो कम से कम आपके कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। तो ये बेहतरीन है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन मोर होती है, डायरिया थोड़ा सा हो सकता है, और उसके बाद होती है आपका बर्निंग मिक्चुरेशन होती है। अब मैं आता हूँ एंड पॉइंट्स की तरफ कि आपके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं। कोई भी ऐसा बंदा जिसको अपेंडिसाइटिस होगी तो उस बंदे को क्या होगा, एक तरह का क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट रिपीट, ओके जी, मेरी बात को गौर करना है। देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही ब्लैडर है ना, जो आपका रेक्टम है ना, रेक्टम के बिल्कुल पीछे जो आगे जो होता है ना वो ब्लैडर होता है। रेक्टम के बिल्कुल आगे जो होता है वो कौन सा होता है, आपका ब्लैडर होता है, ठीक हो गया। अब आगे ब्लैडर है और वो किसके साथ लग रहा होता है, आपका एक तरह का अपेंडिक्स के साथ, अपेंडिक्स के साथ लग रहा होता है। अब जब अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेम है तो वो ब्लैडर को भी इरिटेट करेगी। जब वो ब्लैडर को इरिटेट करेगी तो इसकी वजह से बर्निंग मिक्चुरेशन होती है। कौन सी मिक्चुरेशन होती है, आपकी बर्निंग मिक्चुरेशन होती है। तो अब आप लोगों ने देखना है कि हाँ जी जनाब, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अपेंडिसाइटिस कौन से हैं। इंशाल्लाह अभी आपके फिंगर टिप्स पे ये सारे होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या कहना है, माइग्रेटरी पेन, माइग्रेटरी पेन नंबर 1। नंबर 2 आप लोगों ने कहना है कि बंदे को क्या होगा, एक तरह का नोजिया होगा। नंबर 3 आपने कहना है कि बंदे को क्या होगा, एक तरह की वॉमिट होगी, ठीक होगा। नंबर 4 आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, बंदे को क्या होगा, एक तरह का फीवर यानी कि टेम्परेचर होगा। कभी भी क्वेश्चन के अंदर 90% क्वेश्चन के अंदर भाईजान ये आता है क्वेश्चन, ये 4 लाइनों के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है जिसको जनाब माइग्रेटरी पेन, और पेन कहाँ जा रही है, आपके राइट इलियक फोसा में जा रही है, ठीक है, साथ वो नोजिया, वॉमिटिंग और टेम्परेचर के साथ प्रेजेंट करता है। तो वो कौन सा है, आपने कहना है कि ये कौन सा पेशेंट है आपका, एक तरह का मतलब कि आपने आंखें बंद करके ये कहना है कि ये जनाब आपका अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है। अच्छा मुझे आप बताएं, ये कल मैंने आप पहले लेक्चर के अंदर जब आपका सर्जरी का हुआ था मैंने बताया था, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर आता अ फीमेल प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद 2 मंथ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एमिनोरिया, मतलब कि 2 मंथ जो हिस्ट्री है वो कौन सी है, आपके मेंस्ट्रुएशन की नहीं है, मेंस्ट्रुएशन की नहीं है, एमेनोरिया की है। और वो कहते हैं कि उसके राइट इलियक फोसा में पेन है। तो ये क्या है, शाबाश, ये कल मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैंने फुल डिटेल के अंदर बताया था। ये क्या है, आपने बताना है, वेरी गुड इरफान, शाबाश, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये